हमारी कहानी की श्रृंखला चलते चलते अपने नए कहानी पर पहुंच गई है। ये जो कहानी है जो आपके समक्ष मैं आज रखूंगा, ये कहानी थोड़ा आपको अंदर से झकझोर देने वाली कहानी है। अगर आप ज़्यादा ही इमोशनल हैं तो फिर आपको एक रुमाल लेके बैठना चाहिए। ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, पर ये जो कहानी है ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और यथार्थ लेती हुई कहानी है। आज के समाज से रिलेट करती हुई कहानी है और समाज को आईना दिखाने का काम ये कहानी करती है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपके समक्ष मैं इस कहानी का जो मुख्य बिंदु है आपके सामने रखता हूं, उसके बाद हम लोग कहानी पे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कहानी है, ये कहानी का उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों कहानी सुने, हम लोग क्यों कहानी पढ़ें, कहानी लिखा क्यों जाता है, क्यों कहानियां इतनी अनमोल होती है। क्योंकि जो बात हम सीधे ढंग से नहीं बोल पाते हैं, जो मैसेज हम फ्यूचरिस्टिक सोच करके, फ्यूचर का हम सोच रहे हैं, उसके अगेंस्ट में या उसके लिए कुछ प्लानिंग करना है, कुछ मैसेज देना है, कुछ सुधार करना है, वो सुधार लॉन्ग टर्म का होगा, तो वहां पे काम आती है कहानियां। ये कहानियां ही तो है। और कहानियां को सिर्फ कल्पना मात्र का नाम दे देना ये भी सही नहीं है। क्योंकि कल्पना भी अगर कोई रचनाकार कर रहा है तो वो भी तो अनुभव के आधार पे ही कर रहा है। ऐसे कल्पना कहां से कर लेगा कोई। आपको मैं बोलूं कि आप कल्पना करो कि आप साउथ अफ्रीका के लैंग्वेज में गाना गा रहे हो, कर सकते हो कल्पना क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भाषा का आपका अनुभव नहीं है। तो कल्पना भी हम उसी का कर सकते हैं ना जिसका अनुभव हो हमें। इसलिए कहानियों को मेरा कल्पना कह देना उचित बात नहीं है। तो फिलहाल ये जो कहानी है, ये कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी को रचा क्यों गया था? तो इस कहानी का उद्देश्य है लालची और स्वार्थी लोगों के प्रति ध्यान आकर्षित करना। और हमारे समाज में वृद्ध जनों की क्या स्थिति है ये छुपा नहीं है। तो वृद्ध जनों की जो दयनीय स्थिति है उसके प्रति मानवता का भाव व्यक्त करना है, न बल्कि व्यक्त करना, मानवता का भाव को जागृत करना है इस कहानी का उद्देश्य। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अक्षरशः ऐसा लगेगा कि आप सुन नहीं रहे हो, आपके सामने ये घटना घट रही है, घटना हो रही है। मैं अक्सर अपने कहानियों में कहा करता हूं कि सुनने की भी एक कला होती है। जब तक सुनने की कला नहीं सीखोगे, जब तक सुनना नहीं सीखोगे, तब तक बोलना आएगा ही नहीं। ऐसे तो कहने का है कि हम लोग एक साल जन्म के 1 साल के भीतर भीतर बोलना सीख जाते हैं। आ बा चा मम्मा पापा दादा बाबा कुछ भी आदमी बच्चा बोलता है, पर बोलना क्या है ये आदमी उम्र भर सीखते रहता है। तो बोलना सीखना, और कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये उम्र भर सीखना पड़ता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। फिर अच्छा, ये जो कहानी मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूं, जिस पे हमारी विस्तृत चर्चा होगी आज, ये कहानी आज के ठीक 123 साल पहले, मतलब 1921 ईस्वी में मर्यादा पत्र में प्रकाशित हुई थी। नवंबर 1921 में, 2000 नहीं, 1921 में। और इसके प्रकाशन के 123 वर्ष बाद मैं इस कहानी को आपके सामने रख रहा हूं।
तो ये जो कहानी है ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें समाज की ज्वलंत वृद्ध समस्या का यथार्थ चित्रण किया गया है। जो कहानीकार हैं हमारे कहानीकार ने वृद्ध के माध्यम से, और इस कहानी की नायिका हैं बूढ़ी काकी, जिनके नाम पर कहानी का शीर्षक दिया गया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कहानी का शीर्षक क्या है, बूढ़ी काकी। जो रचनाकार है हमारे प्रेमचंद जी, इनके माध्यम से मानव की स्वार्थी और कृतज्ञता पूर्ण कृतज्ञता, एक होता है कृतज्ञता और दूसरा शब्द है कृतज्ञता, तो कृतज्ञता पूर्ण मानसिकता का चित्रण किया है। जो बूढ़ी काकी हैं वो वृद्धावस्था में हैं, उनके पति का देहांत हुए काफी समय बीत चुका है। उनके जो लड़के थे, अपने बेटे थे, जो अपनी संतानें थी, वो भी युवा हो करके मर गए थे। इनका एक भतीजा था बुद्धिराम, जिनको बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति दे दी थी। और संपत्ति मिलने से पहले तो भाई कितना मान सम्मान मर्यादा सब था, पर एक बार जब संपत्ति हाथ में आ गई उसके बाद तो फिर दुत्कार, डांट, अपमान, अमर्यादित भाषा, यही शेष रह गया था बूढ़ी काकी के जीवन में। बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज में हो रही वृद्धों की उपेक्षा को चित्रित किया गया है। अच्छा, इस कहानी में बुद्धिराम के अतिरिक्त और भी किरदार हैं। बुद्धिराम जो हमारी नायिका है, जो मुख्य किरदार हैं कहानी के, उनका भतीजा और भतीजे की पत्नी का नाम है रूपा। भतीजे की एक बेटी है जिसका नाम है लाडली, और एक बेटा है जिसका नाम है सुखीराम। जो उसका भतीजा है बुद्धिराम अपनी चाची से जायदाद मिल जाने के बाद व्यवहार तो बहुत बढ़िया नहीं था, पर उसकी पत्नी जो थी वो थी थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की, पर भगवान से डरती थी। और जब कहानी के अंत भाग में जब बूढ़ी काकी भूख से व्याकुल होकर जूठे पत्तलों से बचे हुए जूठन, पूड़ी सब्जी आदि का जूठन जब खाने लगती है रात में निकल करके, और जब रूपा देखती है, उनकी बहू ही वो जब देखती है, तो आत्मग्लानि से उसका मन भर जाता है और वो ईश्वर से क्षमा याचना करने लगती है। तो आइए अब कहानी का विस्तार चर्चा शुरू करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। ऐसा कहा जाता है ना कि बूढ़ा का मन और बच्चा का मन दोनों एक जैसा होता है लगभग। दोनों को ही सीखने की प्रवृत्ति, कुछ नया करने की प्रवृत्ति। एक अभी अभी आया है, उसको बहुत सारा चीज जानना है, और एक अब जाने वाला है, वृद्धावस्था आ चुका है, 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, जाने वाला है। तो वो उस वक्त जो लगता होगा, मैं वो बयां करने की कोशिश करता हूं, उस वक्त वृद्ध के मन में क्या चलता होगा। अब मुझे जाना है, धरती किसी का घर तो है नहीं, भली के यहाँ पे हम अपना घर बना दे, अपना जमीन अपने नाम पे कर दे, और जब तक जीवित रहें तब तक इसी से खुश होते रहें कि ये मेरा घर है, मेरा जमीन है, ये घर मेरा है। धरती आपका नहीं है भाई, आप यहाँ के यात्री हो, मुसाफिर हो आप। खैर, ये हम लोग टॉपिक पे बने रहते हैं, कहानी पे ही। इस तरह का चर्चा मैं किसी और वीडियो के माध्यम से आपके साथ करूंगा। फिलहाल जो वृद्ध मन होता है और बालक मन एक जैसा होता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो वृद्ध हैं
जिनको 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर में धरती से उनका टिकट कटने वाला है, प्रस्थान करने वाले हैं, उनके मन में क्या कुछ चलता होगा? सीखने की प्रवृत्ति। ये छूट ना जाए, ये भी तो मैं जानूं, ये क्या है, ये कैसे होता है, इसका टेस्ट कैसा आता है। इसलिए आप देखते होंगे कि वृद्धजन, खास करके जिनको जो चीज मना किया गया है, अगर उनके समक्ष कोई नई वस्तु आती है तो वो बच्चे की भांति ही ललायित हो जाते हैं उस चीज को लेने के लिए, उस चीज को खाने के लिए, उस चीज को करने के लिए। तो वृद्ध और बालक एक समान ही तो होते हैं। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। सिर्फ उनका यही था कि भाई नया नया टेस्ट मिले, खाना अच्छा अच्छा मिले हमको खाने के लिए। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु नहीं आती या मिलती, तो वो रोने लगते। जैसा बच्चा का जिद होता है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे लेना है तो लेना है, मुझे खाना है तो खाना है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे दीजिए। तो ये सारे गुण जो बच्चे में होते हैं वो स्वाभाविक रूप से वृद्ध में आपको देखने को मिल सकते हैं और मिल ही जाते हैं प्रायः। काकी के जो पति देव थे उनका स्वर्गवास हो चुका था। बेटे युवावस्था में आकर के बड़े हो करके मर गए थे और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम को लिख दी थी। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आंच नहीं आया, खर्चा नहीं करना पड़े। खर्चा करना अगर नहीं पड़ रहा है तो बहुत सज्जन है, खर्चा करना पड़ गया मतलब महाकंजूस व्यक्ति। एक तो महाकंजूस, दूसरा में जुबान का भी सही व्यक्ति नहीं था, गंदी जुबान का व्यक्ति था। न उसमें शिष्टाचार था, न ही कोई मर्यादा था। क्योंकि यदि ऐसा होता तो अपने काकी का अपमान नहीं करता, अपनी काकी से दुर्व्यवहार नहीं करता और कृतज्ञ होने के बजाय कृतघ्न नहीं हो जाता। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना हुआ बैठा हूं। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति का सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाता था, गुस्सा के कारण, क्रोध के कारण, और घर में आकर उन्हें जोर से डांटता था। जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी है आपको, जीवन के कुछ दिन शेष रह गए हैं, उन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान बुद्धिराम कभी अपनी काकी को दे नहीं पाया था। हालांकि उसकी एक बेटी थी लाडली, जिससे विशेष लगाव था, स्नेह भी था दोनों को, बूढ़ी काकी को भी था और लाडली बिटिया को भी था, दोनों को। वैसे भी जो पोते पोतियां होती है वो दादा दादी के अधिक प्रिय होते हैं। कहा भी जाता है ना, हमारे यहाँ कहावत है कि मूल से अधिक प्यारा सूद होता है। तो बेटा हो गया मूल और पोते पोतियां हो गई सूद। तो मूल से अधिक प्यारा सूद होता है दादा दादियों के लिए। एक रात का समय था और बुद्धिराम के घर के बाहर में, दूरा में, बैठकी में जिसको बोलते हैं, वहां पर ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थी, रंगारंग कार्यक्रम मचा हुआ था और बूढ़ी काकी अपने कमरे में अंदर थी। और ये कार्यक्रम किसका था?
तो बुद्धिराम का जो बेटा है सुखीराम, उसका तिलक आया हुआ था। अब देखिए कहानी का विस्तार यहीं से है। इंट्रोडक्शन हो गया सभी का, कहानी को बढ़ाया जाना है, तो कहानी यहीं से बढ़ रही है कि उनके दरवाजे पर तिलक का माहौल है। हमारे यहाँ बोला जो तिलक लेकर के आते हैं, तिलक लेके कौन आते हैं? लड़की वाले जब आते हैं लड़के के घर में, तो उसको बोला जाता है तिलक हरुआ। तो तिलक हरुआ आए हुए हैं, गायन वादन सब चल रहा है, पूजा पाठ वगैरह हो रहा है, और खाद्य सामग्री पकवान बनाए जा रहे हैं। बूढ़ी काकी के कमरे तक उनकी सुगंध पहुंच रही है, और बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठे हुए। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियां नहीं मिलेंगी, इतनी तो देर हो गई, कोई भोजन लेकर आता क्यों नहीं? अगर देना होता तो दे देता, अभी तक तो दिया नहीं। मालूम होता है कि जितने लोग आए थे वो सब सारे भोजन पा चुके हैं, भोजन कर चुके हैं। आहा, कैसी सुगंध है, कैसी सुगंध है। पर अब मुझे पूछता कौन है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो ऐसे भाग्य कहां की भरपेट पूड़ियां खाने को मिले। जब समय पर 2 वक्त का रोटी ही नहीं मिलता है, पूड़ी को कौन पूछेगा? पूड़ी कहां से मिल जाएगा खाने के लिए? ऐसा विचार कर रही हैं। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी रही थी। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर किए जा रही थी। उनकी मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके उनके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई, क्योंकि उसी के भाई का तो तिलक है, तो वो भी तिलक वगैरह में अपना व्यस्त होगी, गीत गाने में, नाचने गाने में, देखने में। बूढ़ी काकी कल्पना कर रही है कि कैसी फुली फुली नरम नरम लाल लाल पूड़ियां होंगी, कचौड़ियां होंगी। रूपा ने उसमें मोम बहुत अच्छे से मिलाया होगा, मतलब घी या रिफाइन बहुत अच्छे से मिलाया होगा। पूड़ियां बिल्कुल नरम नरम होंगी। अब ये सोच सोच के उनके अंदर जो उत्कंठा है खाने की, काफी बढ़ गई है। पर अभी तक बूढ़ी काकी को बुलावा नहीं आया था, तो वो अब कमरे में ही ये सब चीज सोच रही थी। अब वो तो यहां तक कल्पना कर ली कि लगता है कि सब लोग खा करके चले गए और मुझे भाई कोई पूछा तक नहीं है। तो बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया, और उन्हें लगा कि इससे पहले कि कोई नहीं बुलाए और हम इंतजार में रह जाए कि कोई बुलाए तब मैं जाऊंगी खाना खाने, और इसी बीच खाना खत्म हो गया, मैं तो देखती रह जाऊंगी। तो ऐसा ख्याल आते ही वो अपने कमरे से वो चल भी नहीं पाती थी, पैरों पर खड़े होकर के चल भी नहीं पाती थी। तो बैठे बैठे ही सरक सरक करके जहां पूरी सब्जी ये सब बन रहा था रसोई घर में, वहीं पहुंच गई। बड़ा बड़ा कड़ाह लगा हुआ था, उसमें पूड़ियां तली जा रही थी, आलू दम बनाए जा रहे थे। सुगंध उनके नाकों तक पहुंच रही थी, और वो सुगंध उनको खींच लाया था अपने पास, बूढ़ी काकी को। तो बूढ़ी काकी जब आई वहां सरक सरक करके ही, तो वहां पर रूपा भी थी। मालकिन तो वही है। रूपा उस समय कार्य भार से उद्विग्न हो रही थी। तिलक का घर है, काम धाम तो हो गए हैं। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार के पास जाती, कभी महाराजा से ठंडई मंगाती, कभी कुछ भाग दौड़ लगा हुआ था। और इस गहमा गहमी में, भाग दौड़ में स्वाभाविक है कि थोड़ा सा आदमी क्रोध में आ ही जाता है। हालांकि ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, इसका समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। लेकिन लेकिन आदमी जब बहुत व्यस्त है तो थोड़ा क्रोध आ सकता है, ये स्वाभाविक है।
ये आदमी के आत्मबल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। अच्छा, बूढ़ी काकी अपने कमरे से निकल के आ गई थी और बैठ गई थी वहां कड़ाह के पास में कि भाई निकले और हमको मिले खाने के लिए। अब ये चीज देख करके जो रूपा थी वो झुंझला गई। जब बैठी देखी उनको, बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास, तो रूपा का क्या शब्द आया है। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, आग लगे ऐसे पेट में, पेट है कि भाड़ है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। सोचो, रूपा क्रोध में क्या क्या नहीं बक गई, क्या क्या नहीं बोल गई। दिन भर खाती नहीं होती, मतलब रूपा का कहना है कि बूढ़ी काकी दिन भर खा रही है, और यहाँ बूढ़ी काकी को 2 वक्त का रोटी का भी लाला पड़ जाता है। तो रूपा स्वभाव से गुस्सैल तो थी ही। बूढ़ी काकी ने न सिर उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप सुनी और रेंगते रेंगते अपनी कोठरी में चली गई वापस। अब भोजन तैयार हो गया था। आंगन में पत्तल पड़ गए थे। पहले बूफे सिस्टम नहीं हुआ करता था, और गांव में अभी भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बूफे सिस्टम को अपना अपमान समझते हैं। आपने मुझे बुलाया है खाने के लिए भाई, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं आपके यहाँ कि आज मेरे के यहाँ खाना नहीं बना है तो मुझे खाना खिला दीजिए। नहीं, गांव में अभी भी ऐसी प्रथा है, बूफे वहां लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप किसी को आमंत्रित कर रहे हैं खाने पे, तो बाकी सारा काम आपका है। उनका मान सम्मान का ख्याल रखना काम आपका है। ये उधर प्लेट है, जाइए उठाइए, लाइन में लगिए। आपके यहाँ गांव में लोग बोलते हैं भिखारी थोड़ी हूँ, हम भिखारी थोड़ी हैं जो आपके यहाँ खाना खाने आए हैं। नहीं, आप खाने पे बुलाए हो तो इज्जत से बैठा करके खाना परोस के खिलाओ, तभी खाऊंगा। ऐसा होता है, और ये नियम तो सही भी। हालांकि शहर के परिप्रेक्ष्य में ये बातें स्वतः ही रद्द हो जाती है। आपके पास जगह ही नहीं है। 12x10 के कमरे में तो आप रहते हो, 12x10 का 3 कमरा हो गया आपका, 15x10 का हॉल हो गया होगा, या 20x15 का हॉल हो गया होगा आपका। आप उस हॉल में सामान रखोगे कि खिलाओगे? तो संभव नहीं है। तो लोग यहाँ होटल वगैरह कर लेते हैं, और होटल में आजकल तो खिलाने का अलग सिस्टम हो गया है, पर उस समय बूफे सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो पत्तल बिछ गई थी, लोग बैठ गए थे खाने के लिए, खाना परोसा जा रहा था, खाना वाना सब खा ली। मैं पुनः आपसे आपके आपके सामने रखता हूँ कि मैं अक्षरशः नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अक्षरशः तो आप भी पढ़ोगे। जो कहानी का निचोड़ था वो मैंने शुरुआती भाग में ही, मुख्य मुख्य बिंदु जो कहानी का था वो मैंने कह दिया, वहां पे आपके समक्ष रख दिया। अब ये कहानी की जो विस्तृत चर्चा हो रही है, इसमें अक्षरशः मैं कहानी पढ़ने के लिए तो आया नहीं हूं यहाँ पे। ये बुक आपको भी मिल सकता है, आप भी ऐसे लेकर के पढ़ सकते हो। तो जो आप नहीं समझ पाओगे, या जो समझ मेरे समझ में आ रहा है और वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेरा उद्देश्य ये होता है कि ऐसा बहुत सारा चीज है। जरूरी नहीं है कि जो मुझे समझ आ रहा है वो आपको नहीं समझ आ सकता है, समझ आ सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको समझ में आ रहा है वो मुझे नहीं आ रहा होगा, और जो मुझे समझ में आ रहा है वो आपको नहीं आ रहा होगा। तो आपकी समझ और मेरी समझ दोनों मिल जाएंगे ना, तो एक ही चीज का आपको दो दो जानकारी हो गया है। तो मेरा उद्देश्य ये है। तो पत्तल पड़ चुका था, सब खाना वाना खा लिए,
मेहमान भोजन कर लिए, घर वालों ने भी भोजन कर लिया, मतलब बाराती वाले भी खा लिए, सराती वाले भी खा लिए। हमारे यहाँ सराती, बहुत लोग बोलते हैं घराती। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द का चयन है, उच्चारण है, अलग अलग शब्द से संबोधन है। तो बाराती भी खा लिए, सराती भी खा लिए, पर बूढ़ी काकी को अभी तक बुलाया नहीं गया था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को ये निर्दयता से घसीटा, तो लाडली का हृदय ऐंठ करके रह गया था। पर छोटी थी, कुछ नहीं कर पाई थी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी ने उसे सोने नहीं दिया। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और विचार करने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा है, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाली नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उसकी पूंछ, उसकी गदा स्पष्ट दिखलाई दे रही थी और डर के मारे आंख बंद कर ली। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ था जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता। कितनी निर्दयता की होगी। आपके घर की वृद्ध महिला है, सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, सबसे सम्मान की अधिकारी व्यक्ति हैं। आप उनके बिना उपस्थित हुए आप ऐसा कार्यक्रम कर कैसे सकते हो? आपको नहीं, आप नहीं कर सकते थे, पर किया। और हमारे समाज में भी ऐसा हो रहा है ना, आज होता है ना। सोचो, इसका चित्रण आज के 123 साल पहले कर चुके थे। कितनी दूर दृष्टि रखा करते थे कि आने वाला दिन में समाज को ऐसी ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी लड़ाइयों से गुजरना होगा। तो लड़ाई को लड़ने का बल कहां से मिलेगा? ऐसी ऐसी कहानियों के माध्यम से ही मिलेगा। अगर ऐसी कुरीतियों को दूर करना है, तो शुरुआत तो अपने घर से ही करनी होगी ना। तो आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने आस पड़ोस, फ्रेंड्स, दोस्त सर्कल में, ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज जरूर से जरूर पहुंच सके। तो अब इतनी निर्दयता से ना बल्कि घसीटा। लेखक ने कहा कि बूढ़ी काकी को क्या लगा, अनुभव क्या हुआ, कि उन्हें सिर्फ इतना ही स्मरण है कि उनके हाथों को किसी ने पकड़ा, घसीटा, और ऐसा लगा जैसे उड़ा करके पहाड़ पे ले जा रहा हो। मतलब होता है, आप समझ सकते हो कितना विभत्स दृश्य रहा होगा, ऐसे पकड़ के उठा के ले जाना एक हाथ से। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराते हुए जा रहे थे और जाकर के वो धाम से उनके कमरे में पटक दिया गया। खैर, मूर्छित हो गई थी। जब सचेत हुई और कुछ भी आहट उनको जब नहीं मिला, तब उनको लगता है कि सारे लोग खा पी करके चले गए और जो घराती थे वो सो गए। मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, उठाया भी नहीं। अब एक तो वृद्धावस्था, यहां से थोड़ा गौर करना। एक तो वृद्धावस्था, मन हो जाता है बालक का, और विशेष इनमें क्या था? क्षुधा, भूख इनकी बढ़ी हुई थी, खाने की शौकीन थे। तरह तरह का चीज इनको पसंद था खाना। और पसंद होने का कारण क्या था? इनको 2 वक्त का ढंग से सूखी रोटी भी नहीं मिलता था। तो काफी दिनों के बाद एक तो पकवान बना था घर में, खाने की शौकीन तो थी ही।
तो और इनको खाने दिया नहीं गया था। तो रात में इनको नींद खुला, नींद क्या खुला, सचेत हो गई। जो ऐसा घटना घटा था, उठा के पटक दिया था लगभग, ले जा करके घसीट के, तो उससे वो मूर्छित हो गई थी, बेहोश हो गई थी। अब होश में आई तो देखी कोई आहट नहीं है, कोई आवाज नहीं है, तो उन्हें लगा कि सब सारे लोग खा करके चले गए हैं। तो वो रेंगते रेंगते बाहर निकले, देखी कहीं कुछ नहीं है, सब जगह अंधेरा है। जहां पर जूठे पत्तल फेंके गए थे, वो रोशनी की चमक में दिखाई दिया। आग तो था ही चूल्हे में, उस आग की रोशनी में दिखाई दिया। अब वो बूढ़ी काकी रेंगते रेंगते ही जूठे पत्तलों के पास पहुंच गई थी और जूठन उठा उठा के खा रही। किसी पत्तल पे कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है पूड़ी का, किसी पत्तल पे कचौड़ी है, किसी पत्तल पे जलेबी का टुकड़ा है, किसी पत्तल पे सब्जी है, किसी पत्तल पे रायता है, किसी पत्तल पे गुलाब जामुन है के टुकड़े हैं, किसी पत्तल पे रसगुल्ले के टुकड़े हैं। तो वो पत्तल ऐसे ऐसे उठाती, कुछ मिलता खा जाती। जूठन आहट हुई, आवाज हुई, तो रूपा का नींद खुला। अब रूपा देखी तो आत्मग्लानि से भर गई। बिगड़ैल स्त्री तो थी, बाचाल भी थी, पर भगवान से डरती थी। और सहसा उसके मन में ख्याल आया कि जिसके बदौलत हम आज ये सब कुछ कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि संपत्ति तो उन्हीं की थी ना, बूढ़ी काकी की ही थी। आपको स्वेच्छा से लिख दिए थे अपनी सारी संपत्ति, सारा जायदाद, और उस जायदाद से साल भर का 200 रुपया इनकम होता था। उस जमाने में 200 रुपया सालाना वार्षिक आय कम नहीं होता था। उसकी ऐसी स्थिति, इसके जिम्मेदार कौन? हम ही लोग। तो रूपा आत्मग्लानि से भर गई और देव से क्षमा कर मांगने लगी, ईश्वर से क्षमा मांगने लगी। रूपा को अपनी स्वार्थ परायणता पर और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी दिख नहीं पड़े थे। अन्याय ही तो कर रहे थे वो लोग, चाहे रूपा हो या उसके हस्बैंड हो। वो सोच रही थी कि मैं कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। जिसको भरपेट भोजन भी नहीं हम लोग दे पा रहे हैं, केवल इसी के कारण तो वो वृद्ध असहाय है। और नहीं तो उनके पास कमी क्या चीज का है? किसी चीज का कमी नहीं था। भरा पूरा परिवार है उनका। भतीजा आपको मान लिए ना भाई, बेटा समझे तब तो आपको अपना सारा जायदाद दे दिए। आपको नहीं लिखते, आप क्या करते? उसी पैसे से वो अपने लिए नौकर रख लेते। क्या करते आप? कुछ नहीं। पर आपको अपना बेटा माने, अपना परिवार माने, आप पे भरोसा जताया और उस भरोसे का ये सिला दिया। तो रूपा को हृदय पे आघात लगा और वो ईश्वर से क्षमा याचना करने लगी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजा करके बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देख करके प्राप्त हुआ था। बहुत सही है। रूपा ने कंठा रुद्ध स्वर में कहा, लगभग रोते हुए आवाज में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा नहीं मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी भी वैसे ही सब कुछ भूल करके उनके सामने जो बड़े प्रेम से थाली परस करके लाई थी और उनके सामने जो रखी थी,
तो सब कुछ भूल करके वो भोजन का आनंद लेने लगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। फिर मिलूंगा आपसे कहानी के माध्यम से। तो तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। और यदि मेरा समझाने का प्रयास, आपका सुनने का प्रयास, आपका समझने का प्रयास, दोनों का प्रयास सफल हो रहा है तो समर्थन कीजिए, प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विशेष अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। चलते चलते दीपावली की शुभकामनाएं। खूब पटाखे जलाइए। प्रदूषण का चिंता दिवाली के बाद कर लेंगे।